हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब भाई लोग। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बढ़िया होंगे। तो रेडी हैं आज की क्लास के लिए। आप सभी दोस्त तैयार हो जाइए जल्दी से। तो हम जो है अपनी क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी दोस्त जो हैं लाइव को अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर दीजिए आगे जल्दी से, और जो आपके ग्रुप्स वगैरह हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिए। और थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, दोस्तों को आ लेने देते हैं और फिर अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो लाइव स्टार्ट हो चुका है, बच्चे जुड़ रहे हैं, दोस्त जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज मैं बता दूं आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। एक आप कह सकते हैं मिनी मैराथन करने वाले हैं, ठीक है, मिनी मैराथन। और ये आपका एक टाइप का टेस्ट होने वाला है। अब आप देख लीजिएगा इस टेस्ट में कि कितने पानी में हैं आप हैं। ठीक है मेरे भाई, ये आपका एक टाइप का क्या होने वाला है, टेस्ट होने वाला है। और टेस्ट में आप सभी देखेंगे कि कितने पानी में हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहले क्वेश्चन के साथ। तो सभी दोस्तों ने जो है वो लास्ट तक बने रहना है। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ आते हैं, तो डेफिनेटली जो है मेरे भाइयों वीडियो को लाइक करते हुए चलना है। और नए भाई जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच नोबल गैस इज कॉल्ड स्ट्रेंज गैस। कौन सी नोबल गैस है जिसे स्ट्रेंज गैस कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये एक टाइप का टेस्ट रहेगा, रिवीजन टेस्ट रहेगा। आप सभी दोस्तों को आंसर देने होंगे इसमें। क्लियर? तो सभी दोस्त जो है वो इसमें आंसर देते जाइएगा। बहुत बढ़िया। तो नोबल गैस जो है कौन सी है जिसे हम स्ट्रेंज गैस कहते हैं, तो वो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जिनॉन जो है बिल्कुल सही रहेगा, जिसका केमिकल सिंबल होता है XE। ठीक है, इसे स्ट्रेंज गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जिनॉन का जो मीनिंग है ग्रीक लैंग्वेज में, उसका मीनिंग स्ट्रेंज ही है, इसलिए इसे स्ट्रेंज गैस कहते हैं। तो इसके सिवा बात करते हैं हम नोबल गैसेस की। तो नोबल गैसेस जो है मेरे भाई वो नॉन रिएक्टिव होती हैं। क्या होती हैं? नॉन रिएक्टिव होती हैं। आज की क्लास में जो है क्वेश्चंस को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्लास जो है वो लंबी रहने वाली है। ठीक है, तो 26 से हमने स्टार्ट किया, 95 तक जाएंगे। तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट आंसर्स बताता जाऊँगा और आप सभी दोस्त जो हैं वो आंसर देते जाइएगा। ठीक है, एक चीज़ नॉन रिएक्टिव होती हैं, और इसमें कौन कौन सी गैसेज आती हैं लिख लीजिएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडन जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 6 की बात की गई है। पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए रिलेटेड टू। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 6 जो है, बहुत बढ़िया, क्रिएटिव स्टार बिलाल, बहुत बढ़िया। सभी दोस्त जो हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। ठीक है, तो पार्ट 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे संबंधित है। स्टेट गवर्नमेंट रहेगा आंसर इसका, कि प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इलेक्शंस। तो बात करते हैं जल्दी से। तो स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल सही रहेगा। पार्ट 6 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है। एक इंपॉर्टेंट जो है ना, ये 15 नंबर का है इलेक्शन का। ये कौन सा रहेगा? पार्ट 15 जो है, 15 पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या आते हैं? इलेक्शंस जो है मेरे भाई आते हैं। क्लियर? फर्स्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आती है, सेकंड पार्ट में आती है सिटीजनशिप। लिखता हूँ चलो। सेकंड पार्ट में सिटीजनशिप, थर्ड पार्ट में आते हैं फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ में आएगा मेरे भाइयों फंडामेंटल DPSP आता है, DPSP। फिर 4A में जो है वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। ठीक है, और पांचवा जो है उसमें दी यूनियन आता है, और छठे वाले में स्टेट गवर्नमेंट जो हमने बताई है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the full form of autonomous body NDTL under the Ministry of Youth Affairs and Sports? ठीक है, NDTL जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आती है, इसकी फुल फॉर्म जो है हमें मेरे भाई बतानी है। ये क्वेश्चंस आपको करवाए हैं मैंने, ये आपका एक टाइप का टेस्ट है। अभी आप देख लीजिएगा मेरे भाइयों कि आपको कितने क्वेश्चंस जो है इसमें से आ रहे हैं। अगर तो आपके मान लीजिए कि 90% 80% क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ठीक है। अगर 50% 40% आ रहे हैं तो मेरे भाइयों यकीन करो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। आप क्लासेस को जो है वो ध्यान से देखिए, और जो आप नोट्स बना रहे हैं उनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। तो NDTL की फुल फॉर्म की बात की जाए तो क्या रहेगी? नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो ऑप्शन नंबर A जो है इसमें बिल्कुल सही रहेगा, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। एक इकोनॉमिक्स में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, उसकी रहेगी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ठीक है, अगर इकोनॉमी को होता यहाँ पे ये यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ना होता तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होना था। अदरवाइज नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा।
किसी क्वेश्चन में किसी मेरे भाई को कोई डाउट वगैरह हो तो बेझिझक जो है वो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। इन विच स्टेट डिड कलमकारी पेंटिंग स्टार्ट? कलमकारी पेंटिंग जो है मेरे भाई उसकी शुरुआत किस राज्य से हुई थी? हिमाचल प्रदेश से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? मेरे ऑप्शंस पढ़ते पढ़ते टाइम तक आपको क्विकली जो है आंसर इसका देना है। बहुत बढ़िया बिलाल, बहुत बढ़िया, ट्राई कीजिए आंसर्स देने के, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश इसका जो है ऑप्शन नंबर डी मेरे भाइयों, आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही रहेगा। कलमकारी पेंटिंग जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी मेरे भाई? तो कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुई थी। इसके साथ ही मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी बनी ठनी की, ठीक है। बनी ठनी जो है जिसे इंडियन मोनालिसा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बनी ठनी, ठीक है, इज नोन एज इंडियन मोनालिसा, ठीक है। जो जो चीज़ें लिखवा रहा हूँ ना स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट रहेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट एक्ट इज कॉल्ड द माइक्रो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसे हम माइक्रो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? किस संशोधन अधिनियम को भारत का सूक्ष्म संविधान कहा जाता है? ठीक है, या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए आप, अगर माइक्रो नहीं समझ आ रहा तो माइक्रो की जगह मिनी लिख लीजिए, मिनी माइक्रो एक ही रहेगा, ठीक है। तो कौन सा रहेगा? 42nd, 44th, 24th अमेंडमेंट या फिर 86th नंबर का? तो बहुत बढ़िया मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर जहाँ पे, तो 42nd, ठीक है, 42वें नंबर का जो संशोधन हुआ था 42nd 1976 में जो है ये संशोधन हुआ था, ठीक है। तो इसे जो है क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जो भाई गए हैं बिल्कुल सही आंसर रहेगा, एकदम सटीक आंसर रहेगा। पीडीएफ जो है वो आपको ग्रुप्स पे जो है क्लासेस के बाद मिल जाती है रिवीजन के लिए, तो रिवीजन उसका कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी, इसको छोड़ दीजिए, ये करंट अफेयर में बढ़ जाएगा, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती वह कितना होता है? मतलब कि एक फुटबॉल मैच जिसमें एक्स्ट्रा टाइम जो है ना वो नहीं दिया जाता, तो एक्स्ट्रा टाइम के सिवा जो मैच होता है उसका टाइमिंग जो है वो कितनी होती है, उसमें कितना टाइम जो है वो दिया जाता है, बस उतना बताना है, ठीक है। जल्दी से सभी दोस्त आंसर आने देंगे। तो कितना रहेगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी वाले मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब, ठीक है। तो 90 मिनट्स जो है ये फुटबॉल की टाइमिंग रहती है, 45 मिनट्स के 2 हाफ होते हैं, ठीक है, 2 हाफ्स, 45 मिनट ईच। अगर एक्स्ट्रा टाइम की बात करें तो एक्स्ट्रा टाइम कितना मिलता है इसमें मेरे भाई? तो 30 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। कितना? 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, सभी दोस्त जल्दी से इसका आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट? इनमें से कौन है जो गवर्नमेंट के हाउस में पॉलिसीज जो है मेरे भाई वो डिक्लेयर करता है? बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? क्या वो चेयरमैन करता है, या राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, या फिर प्राइम मिनिस्टर? तो किसके द्वारा जो है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो बोली जाती हैं? तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब, कहर। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, तो प्राइम मिनिस्टर जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? प्राइम मिनिस्टर, जो भी करंटली प्राइम मिनिस्टर होगा वही जो है वो पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के हाउस में करेगा, ठीक है। अगर इसके सिवा हम बात करें कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बोलेगा, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में बोलेगा चीफ मिनिस्टर, क्योंकि स्टेट की रहेगी ना लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा पूरे सेंटर की रहती है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो स्टेट की रहती है, तो स्टेट का हेड कौन रहेगा? जिसके पास ज़्यादा पावर होती है, चीफ मिनिस्टर, डेफिनेटली, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ पे बोलेगा। चलिए मेरे भाई, समझ आ रहे हैं ना क्वेश्चन? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह तो नहीं? अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और रिव्यू मेरे भाई जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्लास मेरे भाई आपको कैसी लग रही है। क्वेश्चंस की गारंटी मैंने ली हुई है कि क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको एग्जाम के रिलेटेड मिलेंगे, एग्जाम से संबंधित मिलेंगे, वो चीज़ आप मेरे पे छोड़ दीजिए। बस जो पढ़ाने का तरीका है वो आप बता दीजिए कि कैसा लग रहा है, चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु कौन थे? भौतिक होता है जहाँ आप कह सकते हैं ह्यूमन फॉर्म में, ठीक है, यहाँ हाँ ह्यूमन फॉर्म में, या फिजिकली कह सकते हैं, ह्यूमन फॉर्म ही कह लीजिए, ठीक है। तो हु वॉज द लास्ट फिजिकल मास्टर ऑफ
सिख रिलीजन, सिख धर्म के टोटल कितने गुरु हुए हैं? तो टोटल हुए हैं मेरे भाई 10 गुरुज। क्लियर, 10 जो है वो टोटल हुए हैं। फर्स्ट जो थे वो थे गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी जो हैं वो फर्स्ट थे। और लास्ट की बात की जाए मेरे भाइयों तो गुरु गोविंद सिंह जी। कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई एकदम करेक्ट और एकदम सटीक आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है इसे नॉर्मली हम CFC भी कहते हैं, ठीक है, CFC ऐसे करके भी मेंशन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को और किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। कैसे? हम क्लोरोकार्बन कहते हैं, फ्लोरोमीथेन कहते हैं, एनिसोल कहते हैं, या फिर फिरॉन कहते हैं। बहुत बढ़िया, सभी दोस्तों से आंसर की उम्मीद में हूं मैं, तो आंसर देंगे सभी दोस्त। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो इसे कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल गजब मेरे भाई, गहर। तो ऑप्शन नंबर डी फिरॉन जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फिरॉन भी कहते हैं। कुछ देशों में ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना CFC, इसको बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये ना सेकेंड वर्ल्ड वार टाइम पे यूज़ किया गया था। तो इससे क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है कि ओजोन लेयर जो हमारी है, ठीक है, उसको जो है वो उसको नुकसान होता है। वो आप कह सकते हैं डेप्लिक्ट होती है, जहाँ उसका पतला हो जाता है वो लेयर उसकी, ठीक है, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो सीधी की सीधी आप कह सकते हैं धरती पे आएंगी और उससे बहुत सारी जो है वो बीमारियां जो हैं वो होती हैं। इसलिए कहते हैं कि ओजोन लेयर को बचाइए। तो फिरौन जो है मेरे भाई याद रखिएगा, CFC का दूसरा नाम रहेगा फिरौन। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। तो कालिदास की बात करते हैं। कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लिखा था? ये आंसर आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। लास्ट क्लास में किया कि नहीं किया बताओ? लास्ट टू लास्ट में भी किया था ये, बता दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया। कालिदास का निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लिखा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले कालिदास रोट? क्या मोरिश लिखा गया था? रत्नावली लिखा गया था? रत्नावली भी मैंने आपको बताया था, रत्नावली भी बताया था यार, सब बताई हुई चीज़ें हैं, ठीक है, तो इनका आंसर आना चाहिए। रत्नावली किसने लिखा था मेरे भाइयों? हर्षा ने लिखा था। हर्षा का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था। इसका टाइम पीरियड पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या टाइम पीरियड है, याद रखिएगा। हर्षा के टाइम पीरियड पे कौन आया था? ह्यून सैंग आया था, ठीक है। बाकी इसकी एक बुक थी, ह्यून सैंग की एक बुक थी, कौन सी? सी यू की जो है इस नाम से ह्यून त्सेंग की एक बुक थी। क्लियर है? डिग्री ली थी ह्यून त्सेंग ने नालंदा यूनिवर्सिटी से। तो मालविका अग्निमित्र, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। जो भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं बिल्कुल सही। तो मालविका अग्निमित्र जो है एक संस्कृत प्ले है। कौन सा है? एक संस्कृत प्ले है जो कि किसके द्वारा लिखा गया मेरे भाइयों? कालिदास के द्वारा कंपोज किया गया था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? कौन सा देश है जिसे पहले हम फार्मोसा ये वर्ड देखिए, इस वर्ड के नाम से जाना जाता था, फार्मोसा से, ठीक है। जैसे अपने इंडिया की बात करते हैं हम, ठीक है, पहले अपने भारत की बात करते हैं। पहले इसको भारत को किस नाम से जाना जाता था? इंडिया के। अभी करंटली क्या नाम है? पहले इंडिया बोलते थे ना, ठीक है। चलो अभी इस चीज़ को टाइम लगेगा, बट ऑफिशियली जो है, ऑफिशियली अभी नेम क्या हो गया हमारी कंट्री का? ऑफिशियल नेम हमारी कंट्री का क्या हो गया मेरे भाई? तो भारत हो चुका है। क्या हो चुका है? भारत हो चुका है। क्लियर? इंडिया पहले बोला जाता था, बट चलो जुबान पे है तो ऑलमोस्ट सभी दोस्त इंडिया ही बोलते हैं, सभी लोग इंडिया बोलते हैं। बट ऑफिशियल नेम की बात की जाए, अगर क्वेश्चन पूछ लें कि ऑफिशियल नेम ऑफ आवर कंट्री, तो भारत लिखिएगा, ना कि इंडिया लिखिएगा। क्लियर? तो फॉर्मोसा के नाम से बात की गई है, तो फॉर्मोसा जो है पहले किस देश को कहा जाता था? ताइवान ढूंढो मेरे भाई, ताइवान। ऑप्शन नंबर सी जो है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताइवान को जो है पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का संविधान डैश है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है भाई वो कैसा है? बताइएगा सभी दोस्त। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है पिक्टोरियल डॉक्यूमेंट है। पिक्टोरियल का मतलब होता है मेरे भाई फोटोज में, ठीक है, चित्र जो बनाए होते हैं उस टाइप का है, जिनको पढ़ा नहीं जा सकता, जिनको समझा नहीं जा सकता। क्या वैसा है? फोटोज के बेस्ड पे है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज,
क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा, सबसे बड़ा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है? ये कहता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में है, कि क्या हमने उसको प्रिंट किया हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे किसका है, ब्रिटेन का, ठीक है, क्या उनकी तरह हमने लिखा नहीं है अपना कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये बातें गलत होती हुई दिख रही हैं। तो सही बात कौन सी है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त जो हैं वो कहर डाल रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। क्लियर? लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ना क्वेश्चन किस टाइप का पूछे जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ना, ठीक है, वो कब अडॉप्ट हुई थी? ठीक है, इसने सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था असेंबली ने? ठीक है, तो वो अडॉप्ट किया था 26 नवंबर को 1949 को अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट किया था, वो काम में नहीं आया था अभी। कहते हैं ना कि ऐसे कार्य में शुरू हो जाना, लग जाना, वैसा नहीं हुआ था। तो फोर्स में कब आया था, या आप कह सकते हैं यूज में कब आया था मेरे भाइयों? तो वो आया था 26 जनवरी 26 जैन 1950। बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, 1950, 26 जनवरी 1950 को जो है ये आ गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। हु वॉज द कैलीग्राफिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कैलीग्राफिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो मेरे भाई किसे कहा जाता है? आपको पता है जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। रिटन है मतलब लिखा हुआ है हाथों से, तो कोई तो होगा जिसने लिखा है। तो वो कौन है? वो महान शख्स हैं प्रेम बिहारी नारायण रियाजादा। कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रियाजादा जो हैं, इनके द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो इसीलिए इन्हें कैलीग्राफिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? जहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना सभी दोस्तों को? बस देखिए, ये चीज़ें हैं ना, जीके जीएस में इतना ज़्यादा समझने की भी मेरे भाई कोई बात होती नहीं है। इसमें आपको मेन क्या है कि जो फैक्ट्स होते हैं ना वो याद करने पड़ते हैं बस। और फैक्ट मेरे भाई वो याद होते कैसे हैं? उनको रिवीजन करनी पड़ती है। मैथ्स होगा ना, मैथ में क्या होता है कि एक बार एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेंगे तो वो हमें ख्याल रहता है कि हाँ इस वे से करना है, तो चाहे उसकी जगह कोई भी डिजिट आ जाए तो हम वैसे ही करेंगे। बट जीके जीएस में मेरे भाई वो आपको कॉन्सेप्ट्स जो है वो याद करने पड़ेंगे। जैसे अभी कैलीग्राफिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो एक ही इंसान को कहा जाएगा, वो प्रेम बिहारी हैं। इसकी जगह दूसरे किसी को नहीं कहा जाएगा। तो हमें फिर अपनी प्रेपरेशन जो है उसी हिसाब से करनी है। इसलिए आपको कहता हूं रिवीजन किया करो मेरे भाई। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द ओनली कन्वेंशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महात्मा गांधी? देखिए, बहुत सारे आप कह सकते हैं अधिवेशन हुए, सेशंस हुए, ठीक है। तो इन्होंने इसमें क्या पूछा है कि एकमात्र वही बताइए जो महात्मा गांधी जिसमें प्रेसिडेंट थे या महात्मा गांधी हेड थे, वो वाला बताइए वो कहाँ पे हुआ था सेशन, ठीक है। कन्वेक्शन कहाँ पे हुआ था, अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? नागपुर, अपेरेंस, बॉम्बे, बेलगाम, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेलगाम ऑप्शन नंबर डी वाले मेरे भाई, बहुत बढ़िया। 1924 को हुआ था। कब हुआ था? 1924 को हुआ था। और ये 39th नंबर का सेशन था। कौन सा था? 39th सेशन। ये याद रख लीजिएगा, 39th नंबर का सेशन याद रख लीजिएगा। क्योंकि इसके आने के चांसेस ज़्यादा कैसे हो जाते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा मेरे भाई बस एक ही करवाया गया है और वो ये है, ठीक है, और वो ये है। तो पूछेंगे डेफिनेटली। तो 39 नंबर का सेशन था, बेलगाम में करवाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एम्प्लॉयड बिटवीन टू सरफेस इंटरेक्टेड इन रिलेटिव स्पीड? गति के परस्पर ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज होने वाली दो लेयर्स के बीच में, ठीक है, जो फोर्स लगती है, बल लगता है, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे क्या कहते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बट यहाँ पे तो है, आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है, बट ऑप्शंस में तो काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, तो फिर अब हम क्या करें? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? डायनेमिक। तो डायनेमिक ढूंढिए, डायनेमिक है क्या? बोलेंगे बिल्कुल सर, एकदम बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ डायनेमिक एनर्जी, तो पकड़ लो भाई डायनेमिक एनर्जी को, ठीक है। तो डायनेमिक एनर्जी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा सही? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ कंट्री?
देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे यूसीसी करके बोला जाता है, ठीक है, इससे संबंधित जो है वो कौन सा आर्टिकल है। इसके संबंधित एक बात और याद कर लीजिए कि फर्स्ट स्टेट जिसने इसको अप्लाई किया है खुद के ऊपर वो है उत्तराखंड। कौन सी है मेरे भाई? उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा कि जितने भी धर्मों के लोग हैं वो सभी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं या एक ही रूल के बेस्ड पे चलेंगे, उन सभी के लिए एक ही कानून होगा। ऐसे होता ना कि हिंदू मैरिज अलग होती हैं, मुस्लिम मैरिज अलग होती हैं, सिख मैरिज अलग होती हैं, उनके आगे रीति रिवाज भी अलग अलग। तो उन्होंने बोला कि एक ही सभी के लिए रहेगा, ठीक है। अगर डाइवोर्स होता, डाइवोर्स के केसेस में भी आपने देखा होगा अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो सब जो है उसको एक कर दिया गया है। वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक भारत एक लोग एक निशान, ठीक है। तो वो जो है वो किस आर्टिकल से संबंधित है मेरे भाई? तो आर्टिकल नंबर 44। बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर रहेगा ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 44, ठीक है। जिसे कहा जाता है कि वन लॉ फॉर ऑल इंडिया। क्या कहा जाता है? वन लॉ फॉर ऑल इंडिया। पूरे भारत के लिए एक ही कानून होगा। क्या होगा? पूरे भारत के लिए मेरे भाइयों एक कानून होगा। अगर इस क्वेश्चन की समझ आ गई है तो आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज आइंस्टाइन? ठीक है, इंटनस्टाइन का आइंस्टाइन कैसे लीजिए जो आपको प्रोनाउंस कर सकते हैं। बड़ी आंत का पहला भाग जो है वो कौन सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? केकम या सीसम, जो आप प्रोनाउंस कर सकें याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बात की जाए इसकी लेंथ की तो 1.5 मीटर जो है इसकी लेंथ होती है। अगर फुट में दिया हो तो फुट में होती है 5 फुट। क्लियर? कितनी होती है? 5 फीट होती है। और लास्ट पॉइंट जो है वो कौन सा होता है इसका? लास्ट पॉइंट, जस्ट अ मिनट, लास्ट पॉइंट की बात कर ली जाए तो एनएस जो है ये लास्ट पॉइंट रहेगा, ठीक है। एनएस के पीछे क्या रहेगा? एनएस के पीछे रहेगा रेक्टम। एनएस रेक्टम ये लास्ट में आएंगे और सीसम जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। बहुत बढ़िया मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर एनुअल रेनफॉल इज ग्रेटर देन डैश देर आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जहाँ पे वार्षिक जो है सालाना रेन जो है वो कितने सेंटीमीटर पड़ती है, जिनको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। तो सिंपल सा आप ऐसा सोच लीजिए कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कितनी पड़ती है। देखिए जब एवरग्रीन की बात आ जाए ना, एवरग्रीन मतलब सदाबहार वन, ठीक है, सदाबहार वन कहते हैं हम इन्हें हिंदी में। तो सदाबहार वन की बात आ जाए, बहुत बढ़िया क्रिएटिव बिलाल, ये दो बच्चे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप दोनों के लिए कंटिन्यू आंसर दे रहे हैं, वेल डन। तो जब बात आ जाए मेरे भाइयों किसकी? एवरग्रीन की बात आ जाए, सदाबहार की बात आ जाए, तो उसमें आप जाइएगा सबसे हाईएस्ट जो दिया रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो पूरा साल हरे रह रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है वहाँ पे बारिश जो है वो सबसे ज़्यादा होती होगी। तो सबसे ज़्यादा भी ये मत चले जाएगा 300 पे, मैक्सिमम 200 तक पकड़ो, ठीक है। सबसे ज़्यादा वो 200 होती है, 200 इससे ज़्यादा नहीं जाती ज़्यादातर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जहाँ पे अगर 200 दिख जाए तो इसको पकड़ लो। क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया? चलो भाई आ जाओ, मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क के चीतो, दे दो आंसर जल्दी से कि कौन सी जो है स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं भारत में। भारत में कौन सा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं? तो बहुत बढ़िया, मध्य प्रदेश मेरे भाइयों, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही रहेगा। कितनी है? कितनी है? तो 11 का जो है आंकड़ा दिखता है यहाँ पे। कितना दिखता है? 11 का आंकड़ा दिखता है। और इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश को नाउन एज अ टाइगर स्टेट। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर है? कोई किसी भाई को डाउट वगैरह हो तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं वहाँ बता दीजिए जहाँ आपको मन लगता है। और अगर आपको मेरे भाई वीडियो अच्छी लग रही हो, थोड़ा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली एक लाइक कर दीजिएगा अपने भाई के लिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा। चलिए कुछ नाम सुन लीजिए, सुनाऊंगा, ठीक है, लिखूंगा नहीं, सुनाऊंगा। लिखो। सबसे पहला है कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा है पन्ना, तीसरा सतपुरा, चौथा 4th नंबर का है कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विहार नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है। और भी हैं, वो आगे आपको कवर करवा दूंगा। वन विहार नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, कह रहा हूं, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीणकालीन और शीतकालीन राजधानी है? ग्रीष्मकालीन, सॉरी, क्षमा कीजिएगा, ग्रीष्मकालीन है, ठीक है, ग्रामीणकालीन नहीं। ग्रीष्मकालीन होता है समर, हाँ ये है ना, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये देखो, इसका यही फायदा, जो भाई इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो, सभी को अपनी अपनी भाषा में एकदम कंफर्ट से पढ़ो। तो कौन सी स्टेट या कौन सी यूनियन टेरिटरी है मेरे भाइयों जिसकी दो कैपिटल्स हैं, समर की कैपिटल अलग है और विंटर की कैपिटल अलग है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, J&K, संदीप सिंह, बिलाल, क्रिएटिव, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर मेरे भाइयों का। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है बिल्कुल सही रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर की ना समर के डेज में कैपिटल क्या होती है? श्रीनगर होती है। और बात कर ली जाए विंटर्स के डेज की, तो विंटर में, सर्दियों में इसकी कैपिटल होती है जम्मू। क्लियर है? सर्दियों में श्रीनगर, गर्मियों में जम्मू, सॉरी ऑपोजिट बोल गया हूं, गर्मियों में श्रीनगर, सर्दियों में जम्मू रहेगा। क्लियर? बढ़ते हैं अपने भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु आर द पेरेंट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी के पेरेंट्स जो हैं या जनक जो है किसे कहा जाता है, या आप कह सकते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है वो कौन है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी तो एडवर्ड जेनर जो है मेरे भाइयों, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एडवर्ड जेनर के ऊपर ना एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि चेचक का टीका होता है ना, चेचक का टीका क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में? स्मॉल पॉक्स, वैकाइन। स्मॉल पॉक्स का जो टीका होता है, वैकाइन होती है, उसके फाउंडर या उसके फादर जो है वो कौन है? तो एडवर्ड जेनर है। कौन है मेरे भाई? एडवर्ड जेनर। तो ऑप्शन नंबर ए वाले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाले मेरे भाई सभी का आंसर एकदम सटीक और करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ एंड कॉल सेंटर, ये जो हैं ये सभी किसका एग्जाम्पल है? कौन से सेक्टर का एग्जाम्पल है? 4-5 सेक्टर होते हैं, मेनली बात की जाती है 4 सेक्टर की, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी, ठीक है। और एक इसके बाद और होता है, ठीक है, वो कौन होता है? क्वाइनरी होता है। 5वें नंबर का सेक्टर जो है वो क्या होता है? क्वाइनरी होता है। बट क्वाइनरी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस आएंगे पहले 4 सेक्टर के ऊपर। तो बात की गई है इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ की, तो ये क्या करते हैं? हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, सेवा दे रहे हैं हमें। तो जहाँ पर भी जो चीज़ें हमें सेवा देती हैं, जो चीज़ें हमें सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, वो टर्शरी में आती हैं। टर्शरी कौन सा होता है? तीसरे नंबर वाला, तृतीय, ठीक है, तृतीय क्षेत्र। तो तीसरे नंबर टर्शरी वाले जो है वो सेवा प्रदान करते हैं। बात कर ली जाए इसके सिवा सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी वालों का काम होता है, सेकेंडरी वाले मैन्युफैक्चर करते हैं, रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करते हैं, उससे अलग अलग चीज़ें जो है वो बनाते हैं। और बात कर ली जाए प्राइमरी वालों की, तो प्राइमरी वाले जो है ये सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं, और रॉ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? क्वाटनरी बच गया, 4th नंबर का जो है, इसमें क्या होता है? नॉलेज वगैरह जो है वो शेयर की जाती है या दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बहुत बढ़िया जुबेर खान, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। राजा साहब का भी आंसर आया है, क्रिएटिव का भी आंसर आया, बहुत बढ़िया, वेल डन मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोआरी पीपल्स आर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? माओरी पीपल्स जो हैं वो किस देश से संबंधित है, किस देश को बिलोंग करते हैं? जल्दी से आंसर आने दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है 45। माओरी लोग किस देश से बिलोंग करते हैं? तो न्यूजीलैंड कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में मेरे भाइयों? ऑप्शन नंबर सी जो है, बहुत बढ़िया, न्यूजीलैंड के लोग जो हैं वो करते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारी वो है ना ट्राइब्स हैं, जैसे कौन कौन सी? आप कहेंगे सर गोंड्स का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। गोंड कहाँ पाई जाती है? सेंट्रल इंडिया में है। फिर उसके सिवा बिल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट है। राजस्थान में पाई जाएगी, गुजरात में पाई जाएगी। फिर इसके सिवा संथल आ गई, ठीक है, ये झारखंड में पाई जाती है। मुंडा आ गया, खासी, गारो, जंती, ये सब बहुत सारी ट्राइब्स हैं। कवर करवाएंगे आपको, सब्र कीजिए, साथ बने रहिए, विश्वास दिखाइए, डेफिनेटली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जीके जीएस में जो आपको कवर नहीं करवाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस स्थान पर करो या मरो का नारा दिया था? गांधी जी ने बोला था भाई अब मेरे बस की तो ना रही, अब तुम कर लो जो कर सकते हो, ठीक है, या तो कर लो या मर लो। क्योंकि उस टाइम पे कैसी सिचुएशन हो गई थी, हम ना उस टाइम पे एक मूवमेंट चल रही थी, उस टाइम पे एक मूवमेंट चल रही थी मेरे ख्याल से क्विट इंडिया,
मेरे ख्याल से क्या भाई, क्विट इंडिया ही चल रही थी। ठीक है, क्विट इंडिया जो है मूवमेंट चल रही थी, तो उसको लेके जो है वो अंग्रेज भी बौखलाए हुए थे, वो गुस्सा हुए पड़े थे। ठीक है, तो अंग्रेजों के साथ भी तालमेल नहीं बैठ रहा था, ऊपर से जापान वालों ने इन्वेजन कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो गांधी जी ने कहा अब तो हम फंस गए, तो अब या तो कर लो तो या तो मर जाओ, ये कर लो। तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कहा था 1942 में। और इन्होंने पूछा यहाँ पे क्या जगह पूछी है कि कौन सी जगह। तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा आंसर रहेगा इसमें? बॉम्बे में ये सीन जो है ये हुआ था। क्लियर है, बॉम्बे में। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, बॉम्बे में कहाँ हुआ था ये भी लिख लो यार, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान। देखो, मैं स्टार्टिंग से जब से क्लास करवा रहा हूँ ना, एक ही चीज़ बोलता रहा हूँ कि नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। अब जो तो कुछ समझदार कह सकते हो, जहाँ जो भरोसा दिखा रहे हैं बच्चे, वो डेफिनेटली नोट्स बना रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे शेयर भी करते हैं कि सर ये देखो हम इस तरह से नोट बना रहे हैं, इस तरह से ऐसे बना रहे हैं, अगर कोई गलती है या कमी पेशी है, कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो बताइए। तो मैं डेफिनेटली हेल्प भी करता हूँ। तो मैं ये उम्मीद करूँगा आप सभी दोस्तों से नोट्स बना लो, क्योंकि रिवीजन के टाइम बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो कब आयोजित किया गया था? प्रतिवेशन क्या कि पहला सेशन। ठीक है, फर्स्ट सेशन जो है वो कब कंडक्ट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? जैसे मैंने आप पीछे वाले में क्या बोला था, महात्मा गांधी वाले में 39th याद कर लो, बेलगम में हुआ था महात्मा गांधी का वो एकमात्र सेशन था जिसमें महात्मा गांधी एज अ प्रेसिडेंट काम कर रहे थे। क्लियर? तो वो कौन सा था सबसे पहले, ओ सॉरी कौन सा नहीं था, कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 1885 में मेरे भाई। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। बात कर ली जाए लोकेशन की, तो बॉम्बे जो है लोकेशन है। बॉम्बे के सिवा एक चीज और लिखिए, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, ये वो एग्जैक्ट लोकेशन है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहली लोकेशन बताओ जहां पे हुआ था। वहां पे बॉम्बे नहीं देगा भाई, वहां पे ये देगा आपको। क्लियर? बॉम्बे नहीं देगा, क्या देगा? ये ऑप्शन देगा, गोकुल तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो है वहां पे फर्स्ट सेशन जो है वो कांग्रेस का हुआ था, जब पहला अधिवेशन आप कह सकते हैं हुआ था। बहुत बढ़िया। 1905 नहीं भाई, 1905 में ना वो हुआ था यार, पता क्या, पार्टीशन हुआ था बंगाल का। ठीक है, बंगाल का विभाजन बोलते हैं ना जिसे, पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो हुआ था 1905 में। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, वेल ट्राई। मैं उन सभी बच्चों के लिए क्लैप करता हूं जो फिर भी ट्राई करते हैं आंसर्स देने की। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शॉल हिमालय जंगली, नहीं नहीं नहीं, ये छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन, इसको स्किप कीजिए, गलत है थोड़ा ये। नेक्स्ट देखो, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इन इंडिया? हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इन इंडिया? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इन इंडिया के चेयरमैन, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष मेरे भाई कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 53, तो प्राइम मिनिस्टर जो है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही रहेगा। प्राइम मिनिस्टर जो भी रहता है ना कंट्री का, ठीक है, वो इनका रहता है। इसमें होते कौन कौन है? सीनियर लीडर्स होते हैं ना जो, वो रहेंगे। पब्लिक जो लोग होते हैं ना ऐसे बड़े हाई प्रोफाइल वाले, वैसे लोग जो हैं इसमें रहते हैं। और वो लोगों की प्रॉब्लम्स या सोसाइटी की प्रॉब्लम, देश की प्रॉब्लम, वो सब जो है शेयर करते हैं और उनके ऊपर जो है आगे काम करने के लिए उत्सुक करते हैं लोगों को। ठीक है, लोगों को जो आप कह सकते हैं सरकार को गाइडलाइंस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का पोषण अन्य जीवांशों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को निगलता है? विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इंजेस्ट द कॉम्प्लेक्स? भाई देखो सीधी सी बात है, कौन सा एक टाइप का न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इंजेस्ट का है जो दूसरों का खाना निगल लेता है भाई, फॉसिल के। ठीक है, दूसरे जितने फॉसिल होते हैं उनको खा जाता है वो। तो वो कौन है, कौन होते हैं वो? हेट्रोट्रॉपिक। कहाँ गया यार, सेम सेम ही दिख रहे हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, दूसरे फॉसिल्स का खाना जो है वो खुद हजम कर लेते हैं, खुद हड़प लेते हैं। तो बहुत बढ़िया, इसमें क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया राजा साहब, जुबेर शेख, बहुत बढ़िया। चलिए, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। याट कास्ट जो है, याट, उनको, उनका प्लूटो जो है वो किसे कहा जाता था? हु वाज कॉल्ड
याट कास्ट प्लेटो। याट कास्ट का प्लेटो जो है वो किसे कहा जाता था? तो राजा सूरजमल। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, राजा सूरजमल। बहुत बढ़िया राजा साहब, क्रिएटिव स्टार, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। तो राजा सूरजमल जो है इसे कहा जाता था जाट कास्ट का प्लेटो। तो 55 ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स शो सॉलिडेटरी व्हेन प्लेइंग? कौन सा इनमें खेल है जो सॉलिडेटरी शो करता है? सॉलिडेटरी क्या होती है? सॉलिडेटरी को आप सिंपल लिखिए यूनिटी। ठीक है, एकता। एकता। अगर हम बात करेंगे एथलीट की, एथलेटिक की, जिसमें हम रनिंग करते हैं, ठीक है, उसमें वो ग्रुप नहीं होता, उसमें यूनिटी नहीं होती, उसमें अकेला बंदा जो है वो जीतता है, अकेला बंदा अपने लिए खुद प्रयास करता है, उसमें ग्रुप में लोग आके एक बंदे के लिए प्रयास नहीं करते या एक चीज़ के लिए प्रयास नहीं करते। तो इसमें आंसर क्या रहेगा मेरे भाई? बास्केटबॉल रहेगा, क्योंकि बास्केट करने के लिए बॉल को जो है सारी टीम मिलजुल के आगे गोल तक जो है वो बास्केट तक लेके जाती है। तो ये जो बास्केटबॉल है बिल्कुल सही आंसर रहेगा सॉलिडेटरी के लिए। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब चलते हैं पहाड़ घूमने। तो बात करते हैं लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज बताइए। वर्ल्ड की बात की जा रही है, ठीक है। आपको बताऊंगा, हिमालयस की भी बताऊंगा रेंजेस। हिमालय में कौन कौन सी हैं? ठीक है, हिमालय में एक तो आ जाता है पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये चार हिमालयस जो हैं ये रेंजेस में आते हैं। इनको फिर किसी क्लास में जो है आपको कवर करवा दूंगा, या जियोग्राफी में कवर करवाऊंगा, ठीक है, आपको स्पेसिफिक। तो बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड की, तो एंडीज करके जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, नीचे छुप गया हुआ है ये, ठीक है, ये डर के मारे नीचे छुप गया हुआ है। तो एंडीज जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा मेरे भाई। ये जो है ये लॉन्गेस्ट रेंज है वर्ल्ड की। माउंटेन रेंज कौन सी है? ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है। इसके सिवा बात कर लेते हैं एल्प्स की। ये कहाँ की है मेरे भाई? तो ये है साउथ ईस्ट सेंट्रल यूरोप की, सेंट्रल यूरोप की है। यूराल्स की बात कर लेते हैं। यूराल्स कहाँ है? ये है पुतिन साहब के घर के पास। कहाँ? पुतिन साहब के घर के पास। पुतिन के घर के पास। पुतिन पता है ना कौन है कि नहीं पता? बताने की ज़रूरत तो नहीं पुतिन को। तो हिमालयस जो है ये अपने ही हैं, हिमालयस अपने ही हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वाई व्हाट नेम इज द इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक नोन एज? इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट बैंक के नाम से किस बैंक को जाना जाता है? ठीक है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सब बैंकों का एक ही बैंक कह लो उसको, जो सभी की देखभाल करता हो, सभी के तालमेल बनाए रखता हो। वो कौन सा बैंक है? तो वो आएगा मेरे भाइयों वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आएगा? वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विद इन द पेरी आर इन द फॉर्म ऑफ द मेडिकल सॉरी रुको रुको एक मिनट। कुछ कुछ क्वेश्चन ना यार बीच में टाइपिंग जो है ना वो गलत हो जाती है, तो वो स्किप करने पड़ते हैं। जैसे एक पीछे गया था, ये इस वाले में भी गलत हो गया था, ठीक है। ऑप्शंस में नहीं होते हैं सही, जो टाइप करते हैं थोड़ा बहुत कर देते हैं गलत। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? ये बिल्कुल सही, 61 से स्टार्ट करेंगे। 59 और 60 वालों में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ थी, तो 61 पे जंप करते हैं हम सीधा ही। तो हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन आर्टिकल 51A? 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 51A कहने का क्या मतलब है भाई? फंडामेंटल ड्यूटीज जितनी हैं उतनी ही होंगी। तो सिंपल सा बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी होती है मेरे भाई? तो 11 जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं। कितनी होती हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन जो है इनमें से कौन है जो प्रेसिपिटेशन का एक आकार है या एक फॉर्म है? प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बताया था ना किस टाइप का होता है, जिसमें पानी बरसता है, ठीक है, पानी कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, जिसमें बरसात टाइप होती है, बरसना होता है, ठीक है, वो होता है प्रेसिपिटेशन। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, तो हेल्स जो है, जैसे हम ओले कहते हैं ना, बर्फ के छोटे छोटे गोले जैसे बन के पड़ते हैं, ओले, वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। देखिए ये बाला तो पता नहीं क्या है, फॉग होती है, धुंध होती है, हेज जो है ये भी धुंध की ही एक कैटेगरी का आप कह सकते हैं। ये मिलते जुलते भाई बहन है, सी डी क्या है? भाई बहन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट इज द सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन कॉल्ड। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर कौन सी हो जाएगी जिसमें ऑक्सीजन रहेगा मेरे भाई, ठीक है। अगर सेलुलर है, बाई सेलुलर होती तो वो सिंगल वाली आ जानी थी, सेलुलर में ऑक्सीजन रहता है, एरोबिक में आ जाती है ये। तो ये जो है इस पर रेस्पिरेशन को जो है वो क्या कहते हैं, तो ATP, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहते हैं, एंडियोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं तो लिख लो, स्पेलिंग लिख लो, एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये पूछ ली जाती है तो लिख लीजिएगा, कोई हर्ज नहीं है, आता है तो लिखाएंगे, लिखो आप। हु वॉज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंटर्म गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। 1946 में डिफेंस मिनिस्टर जो है वो कौन थे, 1946 में डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो बलदेव सिंह जी, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, सरदार बलदेव सिंह जो है वो डिफेंस मिनिस्टर थे। कब, 1964 में। और उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे लियाकत अली। कौन थे, लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन एरिया इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में लार्जेस्ट एरिया वाली रिवर जो है वो कौन सी है। आपको ये तो पता है ना कि पेनिनसुलर इंडिया जो है वो कौन सा पार्ट है भारत का, पता है कि नहीं पता। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये है पेनिनसुलर, जो पठार टाइप है, ऊंचा उठा हुआ पोर्शन है, ठीक है, इसे कहते हैं पेनिनसुलर। और ये सारा जो है पेनिनसुलर, ये ब्लैक सॉइल से बना हुआ है, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल यूजफुल होती है किसके लिए, कॉटन्स के लिए, बहुत सारे कॉटन जो है यहाँ पे उगाए जाते हैं। तो कौन सी नदी है इस एरिया में बहने वाली सबसे बड़ी, लार्जेस्ट रिवर, जल्दी से आंसर आने दो। क्वेश्चन नंबर 65, गोदावरी बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है। बहुत बढ़िया, किसने आंसर दिया इस बार सही, इस बार आंसर दिया एक संदीप ने आंसर दिया सही भाई, नहीं नहीं, राजा साहब ने भी दिया आंसर, संदीप, राजा साहब, बिलाल, बहुत बढ़िया। चलो अभी ना एक चीज़ करते हैं, अभी देखते हैं कि कौन कौन बच्चे आंसर देते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर लिखते जाइएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल सिंथेटिक फाइबर्स यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का रॉ मटेरियल यूज होता है उन फाइबर्स को बनाने के लिए, तो उन फाइबर्स को हम जो है वो क्या कहते हैं, पेट्रोल यूज होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। कुछ भी फाइबर मान लो आप, उसमें रॉ मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए पेट्रोल का यूज होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। क्या कहलाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर दीजिए भाई, ये तो आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन के फादर जो है वो किसे कहा जाता है, सफ़ेद क्रांति के पिता किसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया, तो वाइट रेवोल्यूशन के फादर किसे कहा जाता है, बर्गिस कुरेन, ऑप्शन नंबर बी, बर्गिस कुरेन जो है इनको कहा जाता है वाइट रेवोल्यूशन के फादर। तो इसमें हुआ क्या था, किसको लेके रेवोल्यूशन हुआ था, तो मिल्क को लेके जो है रेवोल्यूशन हुआ था। MS स्वामीनाथन जो है, बोलोगे कि सर ये भी नाम देखा देखा सा लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन, कौन सा, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जो है उससे संबंधित है ये MS स्वामीनाथन। इसमें HYV सीड्स जो है वो यूज किए गए थे, हाई याइल्ड वैरायटी सीड्स जो है इस्तेमाल किए गए थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आंसर किसने दिया इस बार भाई, आंसर देख लेने दो मेरे को। आंसर तो ऑप्शन नंबर बी, किसने दिया, राजा ने दिया है और जुबेर ने दिया है, ग्रीन डी पार्ट। बहुत बढ़िया बिलाल, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर है 68, इसका आंसर दीजिए जल्दी से, मेरे क्वेश्चन पढ़ते तक जल्दी आंसर कीजिएगा। वेयर वॉज द हेड क्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी लोकेटेड इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी मेरे भाइयों, उसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ था। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब तक आप आंसर दीजिए। 1875 में खोजी गई थी, फाउंड की गई थी, ठीक है। अभी करंटली जो है, करंटली इसका हेड क्वार्टर है चेन्नई में, चेन्नई में है। उस टाइम पे कहाँ था, पास्ट में कहाँ था, तो लिख लीजिए। अब मैं देखूंगा आपके आंसर्स किस किस ने दिए हैं, मद्रास में था, ठीक है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी 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 सी, आय हाय, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चे का आंसर आया है
प्रेमशीला कुमारी का सही आंसर। बाकी सभी भाई इस बार चूक चुके हैं। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, जुबेर भी रह गया, बिलाल भी रह गया, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट में ट्राई करो, अभी क्वेश्चन नंबर 69 में ट्राई करो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन रिमूव द एक्सक्रेटरी सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ सोलेबल नाइट्रोजन कंपाउंड। ह्यूमन में जो एक्सक्रेटरी, एक्सक्रेटा कहते हैं ना हम जिसे नॉर्मली, ठीक है, मलमूत्र कह लीजिए कुछ टाइप का, ठीक है, वो जो है उसको जो निकालते हैं बाहर, कंपाउंड नाइट्रोजन कंपाउंड की फॉर्म में निकालता है, उसे हम जो है वो क्या कहते हैं, या उसे जो हटाता है वो क्या होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, दीजिए आंसर। नहीं, चूक गए, लेट हो गए। बिलाल का आंसर आ चुका है मेरे भाई का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बिलाल। नेफ्रॉन्स जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन होता कहाँ है? इन दी किडनीज, किडनी में होता है भाई। कहाँ होता है? किडनीज में होता है। और ये किस फॉर्म में निकलता है? यूरिया एंड एमोनिया की फॉर्म में निकलता है। यूरिया और एमोनिया की फॉर्म में जो है ये बाहर निकलता है। क्लियर? चलो अब 70 क्वेश्चन पे लगाओ जल्दी से, 70 क्वेश्चन पे आ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो है सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर किस कंट्री में रिकॉर्ड किया गया था? तो लिख लीजिए, सबसे पहले है यूएसए जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, फिर उसके बाद चाइना है, ऑप्शन नंबर बी सही। इसको छोड़िए, ऑप्शंस हिंदी में दीजिए। ऑप्शन हिंदी में अभी तो आपको नहीं मिल सकते, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस मेरे भाइयों मैं आपको दे सकता हूँ, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यार पता क्या है, वो ना फिर लिखने में, टाइप करने में वो आगे वाला बंदा थोड़ा करता है ना करे, तो इस वजह से चलो मैं ट्राई करूँगा, बट आई विल डू माई बेस्ट। मैं ट्राई करूँगा कि आपको हिंदी में ऑप्शंस में मिल जाएँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आप बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए, जो मेरे करने वाला काम होगा वो मैं कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज। मिनॉरिटीज जो होती हैं, अल्पसंख्यक लोग होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल है? अल्पसंख्यक लोगों की प्रोटेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 71। तो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर दिया किसी ने कि नहीं दिया? आय हाय, बहुत बढ़िया, जुबेर खान का आंसर आया है एक, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही। आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30 जो है मेरे भाइयों बिल्कुल सही रहेगा। कौन कौन सा? आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट अ वाटर सॉल्युबल एल्कली इज कॉल्ड। वाटर सॉल्युबल एल्कली जो है उसे और क्या कहा जाता है? चलिए, ये भी क्वेश्चन गड़बड़ है, ये भी क्वेश्चन गड़बड़ है, छोड़ो और आगे बढ़ो। ये बास्को डी गामा था, इतना बड़ा क्वेश्चन क्या पढ़ना। इसमें सिंपल उतना सा लिखा था कि भाई कौन आया था भाई 1498 में, ठीक है, तो बास्को डी गामा आया था। व्हाट इज द टर्म फॉर इमरजेंसी। इमरजेंसी डिक्लेयर होती है ना जब इमरजेंसी लगती है, जैसे वॉर, एक्सटर्नल अटैक। इमरजेंसी 3 टाइप की लगती हैं, एक लगती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, एक लगता है प्रेसिडेंशियल रूल, और एक लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 लगती हैं इमरजेंसीज, ठीक है। तो आर्टिकल इनमें कौन कौन से लगते हैं? एक होता है आर्टिकल 352, एक होता है 356 और एक होता है 360। ये 3 आर्टिकल लगते हैं। 360 में कौन सी होती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। 356 में लगता है प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। 352 में नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो उन्होंने यही बोला है कि जब ये बाहर के अटैक वगैरह होंगे, युद्ध वगैरह होंगे, तो वो कौन सी लगेगी? नेशनल इमरजेंसी लगेगी, आर्टिकल 352, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, बिलाल का आंसर आया है इस बार, जुबेर का भी, प्रेम शीला का भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी, ये तीनों याद कर लो भाई, ये तीनों याद कर लो, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको हल्के में मत लेना, इसको हल्के में मत लेना, इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है, और प्रेसिडेंशियल रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी भी लिखा होता है, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी भी कह लीजिए, और आर्टिकल नंबर 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के आर्किटेक्ट, वास्तुकार जो है वो किसे कहा जाता है? तो मोक्षा गुंडम कहाँ है भाई? यहाँ पे बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, मोक्षा गुंडम जो है इन्हें कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ फाइनेंस कमीशन एज मेंशन इन आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
देखिए फाइनेंस कमीशन जो है ना मेंशन किया हुआ है, उसको ये इतना भी बता रहे हैं कि मेंशन कहाँ किया हुआ है, आर्टिकल 280 में किया हुआ है, 280 में किया हुआ है। उसका जो है वो नेचर बताइए वो कैसा होता है, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, क्वासी जुडिशियल है, या सिर्फ जुडिशियल है, या नॉन सिचुएटरी बॉडी है। तो वो कैसी है मेरे भाइयों, तो वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही रहेगा। जिसमें क्या होता है, क्वासी का मीनिंग पता क्या होता है, क्वासी में होता है कि जो भी पावर्स रहती है ना, पावर वो सेंटर और स्टेट में बंट जाती हैं, सेंटर और स्टेट में जो है वो डिवाइड हो जाती हैं, जिसमें सेंटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, स्टेट जो है वो कम पावरफुल होता है। क्लियर, डिसीजन के मामलों में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स रिक्वायर नेट। इनमें से कौन सा एक ऐसा खेल है जिसमें नेट की ज़रूरत होती है, कौन सा ऐसा खेल है जिसमें नेट की ज़रूरत होती है। ये लो भाई, नेट बना दिया मैंने, अब जिसको चाहिए होगा वो ले लो यहाँ से और खेलने लग पड़ो, ठीक है। तो बैडमिंटन जो है बहुत बढ़िया, बैडमिंटन बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। बैडमिंटन में जो है वो नेट की ज़रूरत पड़ती है, चेस में नहीं पड़ेगी, कबड्डी में नहीं पड़ेगी, और खो खो में भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर बताइए भाई, लॉन्गेस्ट रिवर साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो कौन सी रहेगी। तो मेकोंग कहाँ है हमारी, मेकोंग जो है बिल्कुल सही रहेगा आंसर। कहाँ पे आती है, म्यांमार में। कहाँ पे आती है मेरे भाई, म्यांमार में आती है। एक येलो रिवर आती है भाई, याद रख लो, याद रख लो शेरो, येलो रिवर आएगी कहाँ की, चाइना की। अगर यहाँ पे येलो रिवर दिया होता तो आंसर हमारा येलो रिवर रहता, बट येलो रिवर नहीं है, तो इसके बाद मेकोंग जो है वो रिवर आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी दोस्त आंसर दे रहे हैं, संदीप, जुबेर, बिलाल, 4-5 बच्चे हैं यार। ये जो अभी दे रहे हैं ना, इनके संदीप हो गया, बिलाल हो गया, जुबेर हो गया, एक रिजवाना करके स्टूडेंट है, एक महक करके हैं, ये 4-5 नाम जो याद है मुझे। लास्ट तक आप सभी ने बने रहना है मेरे साथ, इतनी गारंटी दे दो मुझे, और आपके रिजल्ट की गारंटी जो है वो जीके में मैं लूँगा, ठीक है। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे ना मेरे साथ, ये 4-5 बच्चे जो हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, तो आपके रिजल्ट की गारंटी जो है वो मैं ले लेता हूँ, जीके जीएस में आपको करवा दूंगा, ठीक है। बस बने रहना है, एक दिन में कुछ नहीं होगा, टाइम लगेगा चीज़ों को, वो नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो मेरे भाइयों, दी वर्ड जंप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जंप जो है वो किससे संबंधित है, जंप, तो जंप बास्केटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है। अरे अरे वॉलीबॉल कहाँ से आ गया भाई, इसमें बास्केटबॉल में होता है जंप। जब वो गेम स्टार्ट करते हैं ना संदीप भाई, सुनो, गेम स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, बास्केटबॉल को डिप करते हैं नीचे, फिर 1 2 तीसरा टप जब लगता है तो उसके बाद जो है वो दोनों टीमों के बंदे एक दूसरे पे झपट पड़ते हैं और बॉल को छीनते हैं, वो टर्म है ये जंप, ठीक है। चलिए, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा। ये क्वेश्चन में वही बताया हुआ है कि भाई वो व्यक्ति का नाम बताओ जो ट्रेन भी करता है खिलाड़ियों को, उनकी स्ट्रेंथन भी करता है, उनको मोराल भी हाई रखता है, उनको मोटिवेट भी करता है, उनका दोस्त भी होता है, काउंसलर भी होता है। कौन होता है, वो होता है हमारे कोच साहब, ठीक है। कोच साहब आप होए ना मुरे हुन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एडेरेंस ऑफ हनी बीज। मधुमक्खियों का जो पालन होता है ना, उसको क्या कहते हैं। मधुमक्खियों के पालन को मेरे भाई क्या कहते हैं, जल्दी से, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं। बर्मी कल्चर कहेंगे, एपीकल्चर कहेंगे, बहुत बढ़िया, एपीकल्चर कहेंगे भाई, ऑप्शन नंबर बी, एपीकल्चर कहेंगे। बर्मी कल्चर में पता क्या होते हैं, वो केंचुए होते हैं ना, अर्थवॉर्म्स, उनको पालते हैं। फिर जो सिल्वी कल्चर है, इसमें फॉरेस्ट रिलेटेड होता है यार, टिम्बर के जो पेड़ होते हैं ना, उनके ऊपर फोकस मेनली होता है, उनकी चीज़ें करते हैं। सेरीकल्चर जो है, सेरीकल्चर पूछा जा सकता है, इसमें क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं ना, रेशम के कीट, उनको पाला जाता है सेरीकल्चर में, तो सेरीकल्चर पूछा जा सकता है। एपीकल्चर याद कीजिएगा, एपीकल्चर मधुमक्खियों को पालते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। पहला चेयरपर्सन बताइए इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट का। तो जीवी 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 बिल्कुल सही, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, बी, गणेश वासुदेव मावलंकर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द वर्ड तलाक मीन्स इन उर्दू। उर्दू में तलाक का मीनिंग क्या होता है, बोला जाता था तलाक तलाक तलाक, दैट मीन डाइवोर्स।
अगर मुस्लिम जो होते हैं, मुस्लिम रिलीजन में क्या होता है कि अगर 3 बार जो हस्बैंड है वो तलाक 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 बोलेगा तो उनका डाइवोर्स हो जाता है। उसमें कोई ऑफिशियल जो है ना ऐसे होते हैं, जैसे हिंदूज में क्या होता है कि अगर डाइवोर्स करना हो कोर्ट में जाओ, वहाँ से ऑफिशियली करवाओ, ऐसा वैसा वो सब चलता है। तो इसमें वैसा नहीं चलता था। तो तलाक का मीनिंग है मैरिज का टूटना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैरिज ब्रेक। बहुत बढ़िया राजा साहब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज इनहेबिटेटेड बाय द अटमानी ट्राइब। अटमानी ट्राइब जो है वो कौन से राज्य में पाई जाती है? तो अटमानी ट्राइब जो है वो कौन से राज्य में पाई जाती है? लक्षद्वीप, अंडमान। ये भी गलत है, गलत है, गलत हो गया, क्योंकि इसमें स्टेट एक ही दिया, मध्य प्रदेश। बाकी सभी तो यूनियन टेरिटरीज हैं। अटमानी मध्य प्रदेश में इतनी खास है नहीं। इसको छोड़ो, आगे बढ़ो प्रभु का नाम लेके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो भाई, हु स्टार्टेड द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार इन 1793। 1793 में बिहार में और बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किसके द्वारा करवाई गई थी? तो कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा जो है वो करवाई गई थी। इसमें जिम्मेदार सिस्टम जो है वो इसके द्वारा लाया गया था। डलहौजी देखो, डलहौजी ने पता क्या किया था? डलहौजी ने लाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लाई थी, ठीक है। फिर हेस्टिंग है, हेस्टिंग क्या है? ये पहला गवर्नर जनरल है। लास्ट गवर्नर जनरल कौन है? माउंटबेटन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द फ्रेगमेंटेशन ऑफ बाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। बाइट लाइट जो है ना, ये प्रिज्म वाली एग्जांपल देके समझाया था आपको मैंने, याद करो। जो जो बच्चे रेगुलर हैं उनको तो पता होगा और उनसे आंसर चाहता भी हूँ। बिलाल भाई तू आंसर दे दे जल्दी से, तू तो बड़ी देर से जुड़ा हुआ मेरे साथ, ठीक है। बिलाल आंसर देगा इसका आंसर जल्दी से। प्रिज्म वाला बताया था मैंने ऐसे करके कि यहाँ से वाइट लाइट जाती है, फिर आगे ऐसे ऐसे 7 रंग निकलते हैं, बिबग्योर बनता है, बिबग्योर बनता है। तो जल्दी से बताओ इस प्रोसेस को जो है वो क्या कहते हैं? हैं करवा दी बेइज्जती, बिलाल भाई करवा दी बेइज्जती मेरी। रिफ्रैक्शन कैसे कहेंगे इसको? डिस्पर्शन कहते हैं। स्प्लिट होती है इसमें लाइट, डिस्पर्स होती है, एक लाइट से ज़्यादा में घूम जाती हैं ये लाइटें, ठीक है ना। डिस्पर्स हो जाती हैं, अलग अलग बन जाती हैं, जिसमें वाइट लाइट जो है अपने कंपोनेंट कलर में बिखर जाती हैं और बिबग्योर बनता है। जो सबसे ऊपर होते हैं उनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जो सबसे कम नीचे होते हैं उनकी लेस वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ का क्या मीनिंग है अब यहाँ पे? वेवलेंथ का मतलब है कि उस कलर को हम उतनी दूर से देख सकते हैं। अब रेड कलर है ना, लाल रंग जो है हमें बहुत दूर से दिख जाएगा भाई, हम पहचान लेंगे वो लाल कलर है। बट उसी की जगह अगर ये बिवग्योर जो है ना, वायलेट कलर जो है, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ये हमें ज़्यादा दूर तक नहीं दिखेंगे, ठीक है। वो होती है वेवलेंथ, याद रखिए। अरे कोई बात नहीं, उदास होने वाली क्या बात है, इसमें होता रहता है, उसमें क्या है। पढ़ो, रिवीजन करो, फिर से याद करो, हो जाएंगी चीज़ें याद। यहाँ पे बोला चलेगा, एग्जाम में मत भूलना, ठीक है। एग्जाम में अच्छे से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है रेजोल्यूशन ये कब लाया था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है ये कब लाया गया था? ये एक ना 5 ईयर प्लान पढ़ाया था मैंने आपको, सेकंड 5 ईयर प्लान, उसमें लाया गया था। किसी बच्चे को पता है सेकंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या है? सेकंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड पता है किसी बच्चे को? नहीं पता? सेकंड 5 ईयर प्लान था ना, उस टाइम पे लाया गया था 1956, इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा 1956। बहुत बढ़िया, 1956, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया गया था। इसमें 3 इंडस्ट्रीज बनाई थी मेन। एक रौरकेला की, रौरकेला ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा से है क्या कोई अपने साथ? दूसरा था भिलाई में, भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। नक्सल पता है ना छत्तीसगढ़ का, बस उधर से ही है ये। और तीसरी कौन सी बनाई थी? दुर्गापुर, दुर्गापुर बनाई थी, जो कि कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। क्लियर? ये 3 याद कर लो, 3 याद कर लो मेरे भाई, इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट देखो भाई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो कब लाई थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी कब लाई थी? 91 कहाँ पे है? यहाँ पे
बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर डी 1991 में जो है लाई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके पीछे का रीजन क्या था? ग्लोबलाइजेशन था। ठीक है, क्या था? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? पूरे ब्रह्मांड, ओ ब्रह्मांड कह रहा हूँ, ब्रह्मांड बड़ा दूर हो गया, संसार में, ठीक है, वर्ल्ड में, सभी देशों में, उनमें आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना। ठीक है, इंडिया का बंदा अमेरिका जाके शादी कर सकता है अमेरिका वाला इधर आके कर सकता है। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है सिर्फ। ठीक है, यहाँ का सामान वहाँ जा सकता है, वहाँ का सामान यहाँ आ सकता है। तो 1991 में हुआ था। और इसके साथ ही 1991 में क्या हुआ था, और एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है, ये भी हुआ था, ये भी आया था। नेक्स्ट देखते हैं 89th, व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं ना, फैट और ऑयल जो है ये मिलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, तो वो जो है एक अलग सी गंध, एक अलग सी फ्रेगनेंस और अलग सा टेस्ट जो है वो पैदा कर देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रैंसिड। किसी बच्चे को याद है, मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी चिप्स का पैकेट, कि चिप्स जो होती है ये, इसमें इतने से में चिप्स होते हैं, और ये ऊपर जो है ये नाइट्रोजन होती है। क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है इसके साथ रिएक्ट नहीं करती है, फैट के साथ, ऑयल के साथ, इस वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन भरी होती है, और उसी वजह से जो है ये ज़्यादा समय तक चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। ये कुछ मेन रीज़न थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन लिमिट विद इन दी विल विच राज्यसभा कैन पास द मनी बिल। मनी बिल पास करने के लिए कितने दिन? सिंपल सी बात, तो 14 दिन। कितने दिन? 14 डेज मनी बिल पास करने के लिए। ओके, नेक्स्ट डे है, रेसलिंग को पुराने टाइम पे किस नाम से जाना जाता था? तो माला युद्धा, माला युद्धा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी आया है। इसका आंसर बड़ी जल्दी आया, माला युद्धा का। राजा ने भी दिया, संदीप परमेशीला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखिए 92, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स कितने हैं? हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल सही, 25। पहले कितने हुआ करते थे? 22 हुआ करते थे बिफोर। आफ्टर कितने हो गए? 25 हो गए। क्लियर? आफ्टर कितने हो गए? 25 हो गए। क्लियर है मेरे भाइयों? चलो यार, अब मैं भी थक गया हूँ, 1 घंटा हो गया क्लास को। ठीक है, तो अब फिर कल जो है अपना जो सेक्शन चल रहा है ना रेगुलर, कल वो करेंगे। आज तो ये मैंने इसलिए कंडक्ट कर ली कि चलो देखते हैं भाई, पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कि खाली सिर्फ वो है ना, एक मीम है ना कि खाली छोरी पटाने आता है, पढ़ता पढ़ता कोई नहीं है, वो काम तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये थी रिवीजन क्लास। चलिए, जैसा भी आप सभी ने स्कोर किया वो मेरे से बेटर आप जानते हैं कि आपने किस तरह का स्कोर किया, आपको कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे थे। ठीक है, और कितनों में आपको मार लग रही थी, किन क्वेश्चंस में आप स्ट्रगल कर रहे थे। ये रिवीजन जो आज मैंने करवाया ना, इसका करवाने का यही एक मोटिव है, इसके पीछे और कोई मोटिव नहीं है। मोटिव यही है कि बस आप देख लीजिए कि आप कहाँ पे जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये तो मैंने पढ़ाया आपको अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया, उसके बाद भी अगर आपको भूल रहा है तो दैट मीन आप कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। और वो स्ट्रगल क्या है? आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं मेरे भाई। मैं आपकी एक चीज़ पे जोर डाल रहा हूँ कि जीके जीएस में रिवीजन कीजिए। इसमें कॉन्सेप्ट्स तो है ही नहीं है, इसमें सिर्फ हमें चीज़ें याद करनी है। बार बार पढ़ के चीज़ें याद हो जाएंगी, नॉर्मल सी बात है। एक बार पढ़ के हमें चीज़ें कभी याद नहीं हो सकती, हमें दूसरे नहीं तो तीसरे दिन भूल जाएंगी। जब हम उन्हें हफ्ते के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद ऐसे रेगुलर बेस पे याद करेंगे, देखेंगे, तब जो है वो हमें याद होंगी चीज़ें। ठीक है, चलिए, तो सभी दोस्त जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्लास कैसी लगी। बाकी जो है चीज़ें चलती रहेंगी, लाइक भी किया करो और अपने दोस्तों के साथ आके शेयर भी किया करो। ठीक है, लाइक शेयर वगैरह करते रहा करो। तो राजा साहब सो करवा दो भाई, थक गया हूँ राजा साहब, अभी नहीं। ठीक है, फिर किसी दिन करवाऊंगा, किसी दिन ना थोड़ा दिन को स्टार्ट करेंगे, हम दिन को स्टार्ट करेंगे, फिर मस्त 100 की जगह 200 क्वेश्चन करवाएंगे आपको। क्लियर? प्रेमशिला का कहना क्लास कब होता है सर? क्लास प्रेमशिला डेली जो है वो 8 बजे होता है। जिन बच्चों को नई अपडेट मिलता है वो व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जो है मैं अपडेट दे देता हूँ। ठीक है, 8 और करवा दो। भाई तू जान लेके मानेगा, मेरी ऐसे नहीं छोड़ने वाला आज मुझे। जुबेर लव यू फ्रॉम हेयर, थैंक यू सो मच। बिलाल लव यू सर जी, थैंक यू सो मच। क्लास कब स्टार्ट होता है बता तो चुका हूँ। साइंस भी है सर? हाँ साइंस भी करवाएंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, साइंस भी करवाएंगे। अभी सब्जेक्ट वाइज पढ़ लो, फिर साइंस भी करवा देंगे। बाय सर, बाय 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 बाय। सो जाओ अभी आराम से, पढ़ भी लो अगर पढ़ना है तो, अगर सोना तो सो जाओ। मैं नोट्स साथ साथ बनाता हूँ। जुबेर शेख बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया,
नोट्स जो है वो सभी दोस्त ट्राई कीजिए बनाने का, क्योंकि यार ऐसे याद नहीं रहेगा जो रियलिटी है, ठीक है ना। अब मैं आपको झूठे झूठे कह दूं कि नहीं यार पढ़ लो एक बार क्लास तो भूलेगा नहीं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। रियल दुनिया में, रियल दुनिया जो है ना ये बातों से बड़ी अलग है। हम बातों में करेंगे 2 घंटे का मैराथन लगा लो, 5 घंटे का लगा लो, इससे मेरा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। उससे बेटर है कि जितना पढ़ रहे हो बस उसके नोट्स बनाओ, टाइम से रिवीजन करो, वो 100% बेटर रहेगा उस सब चीज़ों से। ठीक है, चलो ध्यान रखो सभी मेरे भाई अपना, और खाना पीना खाओ, आराम से सो जाओ और रिवीजन वगैरह करो। ठीक है, तो मिलेंगे कल फिर से क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, नई एनर्जी के साथ। तो तब तक के लिए दो मेरे भाइयों इजाज़त मुझे, लाइक शेयर वीडियो को कर दो मेरे भाई बन के, और हो सके तो अपने जो दोस्त और तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर दो थोड़ा सा। ठीक है, तो मिलेंगे कल फिर से, तब तक के लिए मेरे भाइयों जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। बहुत बड़ा दिल एक मेरा, और चलिए।